डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ होता है मीडिया। जिस मीडिया को देश के लिए मोमबत्ती बनना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती बन के बैठा है। जा रहा है यहाँ के कंसंट्रेशन कैंप्स में हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ से कोई भी बच्चा, पता है, देखिए सब बूढ़ा बूढ़ा होते जा रहा है लेकिन घर नहीं जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इतना कर रहे हैं, टारगेट करके डिटेन करवा रहे हैं, लात जूता मुक्का मारना। हम कोई क्रिमिनल है? ये बताइए, हम कोई क्रिमिनल है? हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट है। ये भाई दो इंटरव्यू दिया, 3 मेंस लिखा है। ये कोई क्रिमिनल है? हम कोई क्रिमिनल है? भी बच्चा जो है करोड़पति घर से नहीं आया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी का भी फैमिली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन पैसा ये लोग ऐसे देते हैं यहाँ पर जैसे कि करोड़पति के बच्चे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये कहानी हमेशा चलती है। इससे पहले भी भंडारी बिल्डिंग में देखा होगा, 5 मंजिला से कैसे अपनी जान बचाने के लिए बच्चे कूद के जान बचा रहे थे। और वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, IAS PCS भविष्य थे इस देश का, IAS PCS की तैयारी करने वाले। तो हम तो अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, आर्टिकल 51A। सर, तो आप इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, तो अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस है? कहाँ तक कार्रवाई आप लोगों की आगे बढ़ी है और अब आप लोगों की अब डिमांड्स क्या हैं? देखिए, CBI को जांच के लिए जितने भी पहले अग्निकांड भी हुआ था या उन बच्चियों को भी बार मारा गया था, फिर यहाँ कैजुअलिटी इतना बड़ा हुआ, इन सारे के लिए CBI जांच करने के लिए दे तो दिया गया है। लेकिन आपको पता है CBI जांच करने के लिए हमेशा दी जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी होनी चाहिए। और हम लोग लगातार उसी दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीच में मैं मुखर्जी नगर भी गया, वहाँ पर भी लीड किया और यहाँ पर भी, ठीक ना। तो एग्जैक्टली आज जिस तरीके से देख लीजिए, ये पीछे प्रशासन चीज़ें हटाने की फिर प्रयास किया जाएगा, ठीक ना। तो भाई हम अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, अधिकारों के बारे में भी अवेयर हैं। हमारे साथी मारे गए हैं और काश उससे पहले सारे सरकारी तंत्र या ये जग गए होते हैं तो इतना बड़ा घटना नहीं घटी। क्योंकि इस घटना को घटने से 5 दिन पहले नीलेश भाई, जिसको IAS का मेंस लिखना था, वो मारा गया था। उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था, सारे कुछ बंद कर देना चाहिए था कि जब हम अपना तंत्र स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत कर लेंगे, उसके बाद खोलेंगे। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि हादसा हो। बात होती है ड्यूटीज की। हादसे के बाद भी कहाँ खुल रहे हैं? नहीं खुल रहा है। आपने देखा, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये कहानी हमेशा चलती है। इससे पहले भी भंडारी बिल्डिंग में देखा होगा, 5 मंजिला से कैसे अपनी जान बचाने के लिए बच्चे कूद के जान बचा रहे थे। और वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, IAS PCS भविष्य थे इस देश का, IAS PCS की तैयारी करने वाले। तो हम तो अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, आर्टिकल 51A। कोई माँ के गहना बेच कर आता है, कोई अपने पिताजी के ज़मीन कोई लोन लेकर आता है, तुमको मोटी फीस देता है न। तुम इस चीज़ को ध्यान देते हो कि हम अच्छा से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ले। न शासन के तंत्र, जिसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, न वो इस बात को ध्यान देते हैं। आखिर में कब तक उन बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होगा, मर्डर होगा, जो बच्चे देश के कोने कोने से सपना होता है। और सिर्फ समस्या यही नहीं है, आपको पता होगा कि कई सारे एस्पिरेंट अलग अलग समस्याओं से जूझते रहते हैं। यहाँ सर, कोई अपना घर बेच कर आ रहा है, किसी को गिरवी रखना पड़ता है मकान, लोग इतने दूर से आते हैं बच्चे, यहाँ पर उनकी ज़िंदगी संघर्ष करने में ही चला जा रहा है। तो सर, वो तैयारी कैसे करेंगे? मैम, इन सारे बातों को मैंने रखा। देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, कई सालों से बुलाया जा रहा है, मैं न जाता नहीं हूँ। ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, सुनने वालों को, कि कई लोग मेरे को कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुमको तो दिल्ली सरकार बुलाई थी, तुम अपने साथियों के साथ करोल बाग से, मुखर्जी नगर से बुलाकर बैठे थे। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि हमारे साथियों के लिए ये लोगों ने बोला कि कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी होंगे और जो समस्याएं होंगी उस समस्याओं को हम सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे लगा अच्छी बात है, यहाँ हम भूखे प्यासे क्यों मरे। लेकिन मैंने बात रखा दिल्ली सरकार से कि जब तक सिर्फ कमेटी बनने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, हमारी मांगे पूरी ना हो जाए, हमारे भाइयों को न्याय न मिल जाए और आगे ऐसी कोई हादसा ना हो लाइफ में, तब तक हम बैठेंगे यहाँ। आप मेरे पर लाठियां बरसवा लो, डिटेन करवा लो, गालियां भती दिलवा लो, कर लो। ये मेरे साथ हुआ है, गालियां दी गई। आप लोगों को जान का कोई खतरा है? बिल्कुल मेरे ऊपर तो अब देखिए, देखा होगा आपने कई सारे सीन हर जगह से, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खुलकर बोला और अलग अलग मुद्दों को लेकर उठाया। इस मुद्दे पर मैंने जिस तरीके, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, टारगेट करके डिटेन करवा रहे हैं, लात जूता मुक्का मारना। हम कोई क्रिमिनल है? ये बताइए, हम कोई क्रिमिनल है? हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट है।
ये भाई 2 इंटरव्यू दिया, 3 मेंस लिखा है। ये कोई क्रिमिनल है? हम कोई क्रिमिनल है? डिटेन करती है और भद्दी भद्दी गालियाँ देती है, मारती है, फिर 1 बजे रात को छोड़ती है। तो आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र में सैल्यूट हो कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप आई हैं, बाकी फ्रंट मीडिया जो है दिख नहीं रही है। तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों की बातों तो करते हैं, ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, कर्तव्यों को। और मैं इस चीज़ में यहाँ अभी देख रहा हूँ, ये जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए कि जो देश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, आखिर में उनके साथ ऐसी कैजुअलिटी होती है, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो हर तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप लोग सब जानते हैं, अवेयर हैं आप लोग। सर, इस घटना के बाद जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उनके अंदर बहुत सी ना चीज़ें दबी हुई थी, जो अब वो बाहर निकल रही हैं। वो मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर रहे थे, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब इस घटना के बाद उनको बोलने का मौका मिल गया है। तो ये भी देखा मैडम, जब हमारे साथ डिटेन किया गया था, उसमें से एक भाई था, मतलब अपने साथी था, उसको बुरी तरीके से पुलिस ने पीटा। मेडिकल भी हुआ, हमारा भी मेडिकल हुआ, सभी का पिटा, गालियां दिया, जूते चप्पल, जैसे पूरा बॉडी उसकी खराब हो गई थी। हम लोग बोले कि सुबह में कैमरा निकलवाते हैं, बात करते हैं, चीज़ें रखते हैं। तो वो इस तरीके से डरा हुआ बोला कि नहीं, मेरे घर ही मैसेज चला जाएगा या घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले बुला लेंगे, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो 10,000 रुपये रेंट के लिए, खाने पीने के लिए आता है, हम फिर रह नहीं पाएंगे, हमारा सपना मर जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ क्या है ना, कॉलेज के स्टूडेंट तो है नहीं, ये IAS PCS के सपने लेकर आए हैं, या अदर एग्जाम की तैयारी करने बहुत सारे लोग आते हैं। अब वो बच्चों के साथ बड़ा डायलेमा होता है, द्वंद होता है कि हम क्या करें। कई लोग कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, डरते हैं। तो जब ऐसे ही डरते रहेंगे, जब एक लोग आकर मजबूती से आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि युवा अपने आप में एक शक्ति होता है, वायु होता है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस युवा को आज दबाया जा रहा है। वो युवा आज दर दर भटक रहा है, उसको मजबूरी क्या है यहाँ बैठने के लिए? मजबूरी है तब तो बैठा है आखिर में, नहीं तो ये बैठ के पढ़ता। जितना हम देते हैं, जो रेवेन्यू सबसे अधिक हम युवाओं से आती है, उस युवा को आप यूँ ही मरने देते हो, अगली हादसा का भी इंतजार करते हो। सर, आपको अब देश के शासन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर कितना भरोसा है? सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कौन सी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? सर बना रहे हो, फर्जी डॉक्टर बना रहे हो, फर्जी IAS भी बना रहे हो, और जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कस के चाहते हैं इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा। एग्जाम्पल है आनंद भाई है, जो 2 इंटरव्यू दिए, मेंस लिखे, आखिर में एग्जाम्पल एक व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता है, वो बन जाती है जो फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट भी जिसका होता है वो। और कोई तो सनी लियोन के साथ यूँ करता है और कहता है कि हम तो हैंडीकैप्ड हैं। भाई चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? उसके बाद मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष साहब झोला लेके निकल लेते हैं। भाई बिना जांच हुए कैसे निकल सकते हैं? तो हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एक्सप्लॉयटेशन शहजादों के लिए नहीं है, गरीब मध्यम किसान मजदूर के बच्चों के लिए है। अब नहीं, अगर मैं आवाज़ उठाता था, उसकी आवाज़ दबाने के लिए लाठियाँ बरसाई जाती है, झूठे मुकदमे किया जाता है, दिखता है अकेले कब दिख रहा है, कैसे उसके साथियों के साथ डिटेन तक कर ली जाती है, और ऐसे ऐसे जगह मारी जाती है कि आप सोच नहीं सकती हैं। अब बद्दी बद्दी गालियाँ दी जाती है। भाई हम लोग क्रिमिनल नहीं, UPSC एस्पिरेंट है, सब वो सब जानता है कि राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि अब ऐसे शासन तंत्र से जब पकड़ ली जाती है तो आदमी क्या करे। अब आप आई हैं, सैल्यूट यू। और सारे कहाँ भाई, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, थोड़ी देर में लाठी चार्ज होगी, क्या होगी कौन जानता है। तो एग्जैक्टली क्या है कि आज लोकतंत्र बचा ही नहीं है। लोक तो बचा हुआ है, तंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र में लोक बचा है, तंत्र बचा है, लोक खत्म। केंद्र सरकार पर कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से कोई मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग हमारी एकदम लिखित मांग है। सबसे पहली मांग ये है कि जिन बच्चों का दुखद मौत हुआ, उन लोगों के, उनके घर के परिवार को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ के साथ उनके परिवार में यदि कोई सदस्य है जो नौकरी के लायक है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। ये पहला डिमांड है। और इसके बाद स्टूडेंट्स के जो कॉमन डिमांड्स है, यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है करोड़पति घर से नहीं आया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी का भी फैमिली जो ईयरली एनुअल इनकम जो है 1 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन पैसे ये लोग ऐसे देते हैं यहाँ पर जैसे कि करोड़पति के बच्चे हैं। देखिए, 2.5 से 3 लाख एक बार फीस, उसके बाद मॉक टेस्ट से मिलाकर सारा कुछ मिला दो 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। उसके बाद महीना 20 से 25 हज़ार रुपये। और जो दलाल लोग, ब्रोकर मत बोला करो यार, उनको दलाल बोला करो। पहले बात, ब्रोकर का हिंदी भी दलाल ही होता है, और उनको दलाल शब्द से संबोधित भी करो, अच्छा भी लगता है, उनको सूटेबल भी होता है, ठीक है। अगर 20,000 का आप रूम लेने जाते हैं ना, तो कर आपको 50,000 रुपये लगेंगे एक रूम लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो रूम कैसा होता है आप अगर देख ले जा करके, जैसे कबूतर खाने के जैसा, जैसे हिटलर
यहूदी लोगों को हिटलर यहूदी लोगों को मारने से पहले क्या करता था ना, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप में रखता था। वहाँ पर रहते ऑक्सीजन के अभाव में, सनलाइट के अभाव में, शुद्ध पानी के अभाव में उसका मनोबल टूट जाता था। मनोबल टूट जाता था, शरीर बचा हुआ है, बस वो किसी तरीके से चल रहा है, यानी अंदर से वो मर चुका है, वैसे इंसान को लास्ट में जाके मार देता था। बस हम लोग का मनोबल तोड़ा जा रहा है यहाँ के कंसंट्रेशन कैंप्स में। हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ से कोई भी बच्चा, पता है, देखिए सब बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन घर नहीं जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इतना पैसा लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये घर जाएगा ना तो जवाब क्या देगा ये पता ही नहीं है लोगों को। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में घिसते हैं लोग। वेट सबका इसलिए नहीं बढ़ा हुआ कि आलसी हैं, वेट इसलिए बड़ा होने कि 10 घंटे आप बैठ करके देखिए, 12 घंटे आप बैठ करके देखिए एक ही जगह पर, इतनी सारी आपको समस्याएं होंगी, कमर आपका इतना दर्द होगा। और इन लोगों को वो लोग सवाल पूछेंगे वहाँ पर जब ये लोग अपने गांव या घर जाएंगे ना, जिन्होंने कभी एक पुस्तक शुरू से अंत तक नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो अब ऐसे एग्जाम के लिए लोग तैयारी करें जो सबसे कठिन है ऑलरेडी। उस एग्जाम में अगर 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट, 100 सीट अगर ये अपने बच्चों के लिए सेट कर ले, पूजा केडकर को ऐसे ही कैसे जाने दे दिया? इंडिया से वो बाहर चली गई। माने पहले पैसे वाले लोग को जाते थे, विजय माल्या, अब पूजा केडकर। अब धीरे धीरे और भी जितने भी मुद्दे हम लोग निकालेंगे, इधर ये मनोज सोनी सर धीरे से निकल लिए भाई, जिस पर उंगली उठती वो लोग ऐसे ही निकल गए। पूजा केडकर सर्टिफिकेट बनवाई दृष्टिबाधित, ठीक बात है। तो इंटरव्यू पैनल, उसका इंटरव्यू लिया, क्या वो भी दृष्टिबाधित था? जिस लबासना इंस्टीट्यूट में उसकी ट्रेनिंग हुई, क्या वहाँ पर सभी लोग दृष्टिबाधित बैठे हुए थे? ठीक है, उसको जाने दिया, उसको ज्वाइनिंग पकड़ा दी, तो लड़की अति कर दी मैम, तब जाकर के वो बाहर आए। ऐसे इन लोगों ने अपने कितने बच्चों को अंदर घुसाए हुए हैं, इन लोगों को जवाब देना होगा, ठीक है। मैं रोता रह गया, 2021 में मैं EWS था, 2023 में मैं EWS था, 2022 में मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश जा करके बनवाना पड़ता है मैम। मैं इधर तैयारी करूँ कि उधर सर्टिफिकेट बनवाऊँ। अब उस कंडीशन में जबकि EWS होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन हो सकता था मैम, ठीक है। और ये लोग अपने बच्चों के लिए फेक सर्टिफिकेट बनवाते हैं। लास्ट से 3 से 4 महीने हुए जब मैंने एक्चुअल में मतलब इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू किया। जिनके साथ रहता हूँ भैया लोग साथ ही में, ये सब तो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक तो मेरे को इतना कुछ नॉलेज था नहीं, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर पैसे लगते हैं पढ़ाई के, मेरी सैलरी होती है लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये। मैं अगर अपनी खाली बेसिक पढ़ाई का ही देखता हूँ ना, तो खाली लाइब्रेरी जाना और नोट्स लेना, फोटो कॉपी कराना, उसी सब में आराम से महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये जाता है। मुखर्जी नगर, करोल बाग, ये सब ऐसे एरिया हैं कि अगर आपको कोचिंग करनी है, पढ़ना है, तो यहाँ के पास में रहना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो सारे सब यहीं पे पास में मिलते हैं। रेट्स यहाँ पर अगर आप देखो, खाने का ले लो, रहने का देख लो, कोई भी बेसिक चीज़ें देख लो, 12,000 15,000 रुपये रूम का रेंट है। टिफ़िन का पैसा उतनी 6,000 7,000 रुपये लगता है। वही अगर आप बाहर की जगह पे लोगे तो आप 12,000 रुपये में पूरा महीना निकाल लोगे। यहाँ पे 12,000 रुपये आप खाली रूम का रेंट का ही देते हो। इतना पैसा फूकते हैं हम लोग साल का, कुछ नहीं तो आराम से 4 से 5 लाख रुपए खाली पढ़ाई पे जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर मैं आया था, मैं तो वाजीराम पे आया था, हिंदी मीडियम से पढ़ता हूँ, तो दृष्टि भी गया था। 1,80,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 2,20,000 रुपये, ये 10-10 महीने के कोर्सेज़ की फ़ीस है जो यहाँ पर पढ़ाते हैं टीचर्स। वो भी ऑनलाइन, ये भी नहीं है कि ऑफलाइन भी है, लेकिन बहुत रेयर ही है। ऑनलाइन है, उनका कोई ऐसा खास खर्चा आता नहीं है। जब कोई बच्चा इतना पैसा दे रहा है, अगर मैं अपने महीने भर की इनकम का 50% से ऊपर पढ़ाई पे दे रहा हूँ, तो कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लोग ये भी ले सकते हैं ना। ऐसा नहीं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं से है स्टूडेंट की वजह से ही। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाओगे, बच्चा भी नहीं दिखाएगा, और कोई तो उसके लिए बोलना ही पड़ेगा ना। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, जो पॉइंट्स की, जब फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो कोई बात नहीं करता। कुछ दिन पहले यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के लोग आए थे, वो बोल रहे हैं हम इतना मुआवजा दे देंगे। मैं कह रहा हूँ आप 10 लाख दे दोगे, 20 लाख दे दोगे, 50 लाख दे दोगे, करोड़ दे दोगे, वो लेकिन जो चला गया वो तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा ना। उनके बच्चे जो हैं, माता पिता को आप क्या दोगे? वो बच्चा तो वापस नहीं कर दोगे ना। वो बुढ़ापे में आप करोड़ रुपए कब तक चलाओगे? मैं कह रहा हूँ ठीक है, उन्होंने घर बनवा लिया, 10 साल जी लेंगे, उससे 15 साल जी लेंगे, और बुढ़ापे में उनका बेटा उनका साथ रहेगा ना। आपके मुआवजे के 1 करोड़ रुपए तो वहाँ पे रहेंगे नहीं, वो आपको दिखाना नहीं है। अभी मैं तो खाली, मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे यही रील्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। कुछ दिनों पहले देख रहा था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, वहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है। जो लोग देश सुधारने का जिम्मा ले रहे हैं, जिनको हम पहुँचा रहे हैं वहाँ पर, वो लोग ऐसे घुटनों पे कुर्सियों तक पानी डुबा के बैठे हैं। अर्बन प्लानिंग के कमीशन का, जो पूरे देश को आप प्लान आउट कर रहे हैं, उनके ऑफिस में पानी भरा है। सेंट्रल विस्टा करोड़ों रुपए की बन गई, देश का नया पार्लियामेंट बना अरबों रुपए का, वहाँ से पानी चू रहा है।
इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप उनको दिखा नहीं पा रहे हो, उनको सही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ की तो खैर हम उम्मीद ही नहीं करते कि आप हमारे लिए कुछ कर पाओगे, वो तो खैर उम्मीद ही नहीं है। कर दो तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि वो होना भी नहीं है। 4 दिन का ये है, अभी बच्चे यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप थोड़ी दिन आओगे। मैं तो मीडिया को ही कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ होता है मीडिया। जिस मीडिया को देश के लिए मोमबत्ती बनना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती बन के बैठा है। अगर वही अपने जिम्मेदारी निभा लें, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को दुनिया के सामने लाएं, तो यही काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उनको भी कोई लेना देना है नहीं, उनको भी पैसे से ही मतलब है। पर डे का पूरे 24 घंटे का न्यूज़ चैनल का बुलेटिन उठा के देख लो आप, मुझे नहीं लगता ये 15 से 20 मिनट, पूरे 24 घंटे में से 15 मिनट भी कोई देता होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। कोई रीजनेबल और पॉइंटेबल क्वेश्चन उनसे पूछ रहा है, कोई लेना देना उनको है नहीं। उनको भी वही चीज़ें दिखानी है जिनका कोई मोदी जी कहाँ पर गए, मेरा मतलब ऐसा कोई पॉलिटिकली मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, यहाँ का नाम बदल गया, वहाँ का ये चीज़ हो गया। मेरे को क्या लेना देना, मैं पर्सनली अगर अपनी बात में बोलूँ तो मेरे को इससे क्या फ़ायदा है। मेरा तो सीधे से बेसिक है, मेरे को ऐसा कोई पॉलिटिक्स का या फिर बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप का कोई शौक नहीं है। मेरा बेसिक सी चीज़ है कि कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। चलो 3 जाने चली गई, आप उनको वापस तो नहीं ला सकते, आप लाख संवेदनाएँ कर लीजिए, आप निंदा कर लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं उनसे। वो जो बेचारे चले गए वो चले गए, वो तो वापस आएंगे नहीं। एटलीस्ट अब तो सुधरो आप। आपने एक जेई को सस्पेंड कर दिया, क्या कर लो, उस जेई की तो कोई गलती नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी नज़रों में तो नहीं थी, दुनिया की नज़रों में मुझे नहीं मालूम, मेरी नज़रों में तो कुछ समझ में नहीं आती। वो भी आम आदमी था, उसके बच्चे होंगे, उसको सस्पेंड करके आप क्या कर लोगे? जब ये सब बंद रहे थे तब आप कहाँ थे? अभी भी आपने बंद करा दिया, 4 दिन बंद रहेंगे, 5वें दिन से फिर चालू हो जाएगा। आप क्या कर लोगे? जब इतना पैसा आप ले रहे हो, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, उसी की वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ अकाउंटेबिलिटी तो आप दिखाओ। आप अभी भी सुधार कर लो तो न जाने कितनों का भला हो जाएगा, लेकिन आपको वो करना है नहीं। आप अभी क्या करोगे? आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मुआवजा दे दोगे, 4 दिन बाद पब्लिक भूल जाएगी। इस देश में वैसे भी लोगों को भूलने की आदत है, किसी को कोई लेना देना है नहीं। उम्मीद बस यही है कि गवर्नमेंट शायद अभी जाग जाए, अभी भी अगर जाग जाए तो कम से कम जो अभी है उनका ही भला हो जाए। कोशिश यही कर रहे हैं लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो भी बेचारे सवेरे से दिन से आ जाते हैं, दोपहर में अभी यहाँ बैठते हैं, शाम को फिर जाके खाना बनाएंगे, नहीं होगा तो कहीं से बाहर से खाएंगे। अब सब पढ़ने ही आए हैं ना, यहाँ पे सब तैयारी करने ही आए हैं ना। उसके बाद भी उन 3 लोगों से किसी का क्या लेना देना था? या फिर हम लोग खड़े हैं, या फिर जो यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, नुकसान ही है। उनका दिन का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो बाहर खा पी रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले, टाइमिंग जो हो रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन ठीक है, इतना करने पर भी अगर चीज़ें सुधर जाएँ तो इस देश का ही भला हो जाएगा। हमारा नहीं हुआ, कम से कम आने वाली जो जनरेशन उनका भला हो जाएगा। बट सो फार गवर्नमेंट से या फिर किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन से, मीडिया से ऐसा तो कोई उम्मीदें अब तो नहीं है, पहले थी लेकिन अब तो एकदम वो ख़त्म ही हो गई हैं। तो ऐसा कुछ है तो नहीं, फिर भी लेकिन सुधर जाए तो ईश्वर करे भला ही हो।